तो आज हम केमिस्ट्री के सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने वाले हैं, एरोमेटिसिटी। ये वो सीक्रेट कोड है जो बताता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा स्टेबल यानी स्थिर क्यों होते हैं, जबकि देखने में उन्हें बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा आज का ये सफर एक केमिकल जासूसी कहानी की तरह होगा। हम एक रहस्यमय मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे, फिर उस कोड को क्रैक करने के लिए सुराग जुटाएंगे जिसने उसे इतना खास बनाया है, और आखिर में देखेंगे कि ये कोड केमिस्ट्री की दुनिया में और कहाँ-कहाँ काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है बेंजीन। अब इसके स्ट्रक्चर को देखकर कोई भी केमिस्ट कहेगा कि इसे तो बहुत रिएक्टिव होना चाहिए, पर असलियत में ये कमाल का स्टेबल और शांत है। और बस यहीं से हमारा रहस्य शुरू होता है। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब कोई एल्कीन जैसा मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है। पर बेंजीन तो जैसे एक किला है, वो टूटना बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, मतलब बस कुछ एटम्स को बदल लेता है, लेकिन अपने रिंग वाले स्ट्रक्चर को हर कीमत पर बचाकर रखता है। अब आते हैं पहले ठोस सबूत पर। जब साइंटिस्ट्स ने कागज पर कैलकुलेट किया तो उन्हें लगा कि बेंजीन के हाइड्रोजनेशन से करीब करीब 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी निकलनी चाहिए थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो असल में निकली सिर्फ 49.8, मतलब उम्मीद से बहुत ही कम। और ये जो गैप है, ये 36 किलो कैलोरी प्रति मोल का गैप। केमिस्ट्री में ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। यही वो रहस्यमयी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारी जासूसी कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। तो इस गायब एनर्जी को एक नाम दिया गया, रेजोनेंस एनर्जी। आप कह सकते हैं कि यही वो सुपर पावर है, वो जादुई ताकत है जो बेंजीन को इतना ज्यादा स्टेबल बनाती है। तो अब जब हमारे पास सुराग हैं, तो बारी है कोड को क्रैक करने की। और ये कोड हमें मिलता है हक्कल के 4 नियमों से। अब इन्हें सिर्फ रूल्स की तरह मत देखिए, ये एक सीक्रेट चेकलिस्ट है। अगर कोई मॉलिक्यूल इस चेकलिस्ट पर खरा उतरता है तो वो एरोमेटिक है। ये 4 शर्तें हैं, और मजे की बात यह है कि ये ऑल और नथिंग वाला खेल है। मॉलिक्यूल को साइक्लिक यानी एक रिंग में होना चाहिए, पूरी तरह कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, एकदम फ्लैट यानी प्लेनर होना चाहिए, और चौथा वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन वाला रूल। एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो खेल खत्म। और अब आता है सबसे जरूरी, सबसे जादुई नियम, चौथा नियम, हकल का 4n+2 पाई रूल। यहां n बस एक इंटीजर है, 0, 1, 2। जब आप n की वैल्यू रखते हैं तो आपको मिलती हैं ये मैजिक नंबर्स 2, 6, 10, 14। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बाकी 3 शर्तें भी पूरी करता है, तो बस समझ लीजिए उसने स्टेबिलिटी का जैकपॉट जीत लिया। तो अब जब हमारे पास ये कोड है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स को सिर्फ स्टेबल या अनस्टेबल नहीं कहेंगे, बल्कि उन्हें 3 खास कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देखिए, अगर पहले 3 नियम पास हो गए तो सब कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स की गिनती पर आकर टिक जाता है। अगर गिनती 4n+2 वाली है, यानी 2, 6, 10, तो मॉलिक्यूल बन जाता है एरोमेटिक, हमारी कहानी का हीरो, सुपर स्टेबल। लेकिन अगर गिनती 4n वाली है, यानी 4, 8, 12, तो वो बन जाता है एंटी एरोमेटिक, हमारी कहानी का विलन, जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। और अगर पहली 3 शर्तों में से ही कोई फेल हो जाए तो वो सीधा नॉन एरोमेटिक कहलाता है, यानी नॉर्मल। और ये नियम सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। आयंस यानी चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स भी एरोमेटिक हो सकते हैं, जैसे ये साइक्लोप्रोपेनल कैटायन। इसके पास हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मैजिक नंबर, तो ये स्टेबल है। और साइक्लोपेंटाडायनल एनायन के पास हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक और मैजिक नंबर, तो ये भी एरोमेटिक और स्टेबल है। अब जरा हमारे मेन विलन से मिलिए, साइक्लोब्यूटाडाइन। इसके पास है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4n वाले रूल में फिट बैठता है। नतीजा, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि इसे सिर्फ बेहद ठंडे तापमान पर ही कुछ पलों के लिए देखा जा सकता है। एंटी एरोमेटिसिटी का ये परफेक्ट उदाहरण है। ठीक है, तो अब एक और केस सामने आता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन या शॉर्ट में COT। इसके पास है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हिसाब से तो इसे भी एंटी एरोमेटिक यानी सुपर अनस्टेबल होना चाहिए, है ना? पर ऐसा है नहीं। क्यों? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। COT बहुत चालाक है। एंटी एरोमेटिक होने की सजा से बचने के लिए वो एक नियम तोड़ देता है। कौन सा? प्लेनैरिटी का। वो फ्लैट रहने के बजाय एक टब जैसा शेप ले लेता है, और जैसे ही वो नॉन प्लेनर हुआ, वो नॉन एरोमेटिक बन गया।
मतलब वो विलन बनने से बच गया और एक नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह जीने लगा। इससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स एंटी एरोमेटिसिटी से कितना डरते हैं। तो बेंजीन तो बस शुरुआत थी। एरोमेटिसिटी का ये कॉन्सेप्ट बेंजीन से कहीं कहीं आगे तक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण। यहाँ एन्युलिन का केस देखिए। ये बड़े रिंग वाले मॉलिक्यूल्स हैं। 10 एन्युलिन के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो एक हकल नंबर है, पर फिर भी ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के हाइड्रोजन आपस में टकराते हैं और रिंग को मुड़ने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन 18 एन्युलिन, इसके पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी हकल नंबर है और ये इतना बड़ा है कि ये लगभग फ्लैट रह पाता है। नतीजा, ये एरोमेटिक है। तो मतलब साफ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की गिनती काफी नहीं, शेप भी मायने रखता है। अब हम इस कहानी को और भी बड़े लेवल पर ले जाते हैं। क्या होगा अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम हो या फिर कोई मेटल? क्या तब भी एरोमेटिसिटी काम करती है? जी हाँ, बिल्कुल। पिरिडीन और पिरोल का ये केस बहुत ही कमाल का है। दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के बाहर है तो वो बेसिक है। लेकिन पिरोल में नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर रिंग के अंदर देना पड़ता है ताकि 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हों और वो एरोमेटिक बन सके। इसलिए उसका लोन पेयर फ्री नहीं है और वो बेसिक नहीं है। देखा, एरोमेटिसिटी ने उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल दी। और अब ये देखिए फेरोसीन, ये तो एकदम अलग ही चीज है। इसमें एक आयरन एटम 2 एरोमेटिक रिंग्स के बीच में सैंडविच की तरह फंसा हुआ है और इसकी स्टेबिलिटी जबरदस्त, क्योंकि ये असल में 2 एरोमेटिक सिस्टम्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये 4 नियम, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये केमिस्ट्री का एक यूनिवर्सल कोड है। ये हाइड्रोकार्बन से लेकर हेटेरोसाइकिल और यहां तक कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस तक हर जगह काम करता है और हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। लेकिन क्या ये कहानी यही खत्म हो जाती है? शायद नहीं। एक आखिरी सवाल सोचते हैं। क्या हो अगर एरोमेटिक सर्किट के रास्ते में एक छोटी सी रुकावट आ जाए? क्या सर्किट उस रुकावट को कूद सकता है? इसी अजीब-गरीब सवाल से शुरुआत होती है होमो एरोमेटिसिटी की, जो ये इशारा करती है कि इस कोड के रहस्य शायद और भी गहरे हैं, जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है।